हाँ, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत लोगों को डाउट थे, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। अ फोर्स अप्लाइड ऑन टू अ नॉन, नहीं ये तो नहीं, 13 तो क्लियर था लोगों को। एक और क्वेश्चन में डाउट था, 12th क्वेश्चन में डाउट था। 12th क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ फोर्स वाला था। यस सर 12। 12th में बहुत लोगों का डाउट। इसमें क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मोमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा फॉर्मूला मोमेंट ऑफ फोर्स का या मोमेंट ऑफ कपल का गलत है। ये लास्ट से स्टार्ट कर। मोमेंट ऑफ कपल इक्वल टू ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कपल आर्म, ये तो ठीक है फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी फोर्स की वैल्यू लो और कपल आर्म देख लो कितना डिस्टेंस उनके बीच में, उनको मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला करेक्ट है। और क्या दिया है, ईदर फोर्स की वैल्यू ले लो मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, जो दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, ये भी करेक्ट है। इन दोनों में कोई डाउट नहीं है। अब जो पहला स्टेटमेंट है वहां एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मोमेंट ऑफ फोर्स लोगों ने सिंपल जो याद रहता है यहाँ तक का पार्ट याद रखते हैं, बाकी सोचते हैं बाकी तो खुद ही लिख देंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक लोग याद रखते हैं। इसके बाद में ज्यादा ध्यान नहीं देते। लिखा होता है क्या इसके बाद, ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो मैंने लिखा है ये गलत है। होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जगह लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग भी एक बार देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लाइन ऑफ एप्लीकेशन में क्या फर्क है। मान लो कि एक व्हील है, क्या है ये, साइकिल का व्हील या कोई भी व्हील है सिंपल, इसको सेंटर पे फिक्स कर दिया गया, किसी टेबल के ऊपर रखा गया इस व्हील को इस तरीके से, मान लो सेंटर पे उसको फिक्स रखा गया, ये फ्री टू मूव नहीं है, सेंटर पे पिवटेड पॉइंट है। अब व्हील के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, फोर्स लगा रहे हैं। कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, मान लो हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एप्लीकेशन। ये पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, तो ए पॉइंट बोल रहे हैं। दिस ए इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बताओ जरा। Point of application. दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता क्या है, अगर मान लो कि मैं एक ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ जो कि ऐसा जा रहा है स्ट्रेट, मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूँ बिल्कुल ऐसा, ठीक है। इसको मैं डॉटेड अगर करता जाऊँ ऐसा, लाइन स्ट्रेट लाइन उस फोर्स के अलॉन्ग ड्रॉ करूँ, ये जो लाइन बनता है इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्लियर है इस डायग्राम को देखकर, डाउट है। क्या ये क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताओ। बोलो। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा रहेगा यहाँ पर, अगर इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा पॉइंट एक्ट करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बीच वाला पॉइंट एक्ट करने की कोशिश करेगा, जहां से पिवट कर रखे उस पॉइंट के अबाउट वो घूमने की कोशिश करेगा। बट इस पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का फोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, पिवट पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस के इक्वल है। बट लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इससे कितना दूर है, सेंटर से फोर्स कितना दूर है, उसी के थ्रू पास कर रहा है। डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना हुआ यहाँ पर, 0. इस कारण मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, 0। मोमेंट के फॉर्मूला में लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं होता। इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0। इस कारण से मोमेंट ऑफ फोर्स बनेगा 0। जबकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थोड़ा दूर है इस सेंटर से, लेकिन तब भी क्योंकि उसका लाइन एक्ट कर रहा है उसी के थ्रू पास कर जा रहा है पिवट पॉइंट के थ्रू, तो इसलिए वो मूव नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा। ऐसे अगर फिक्स करके व्हील पे पुश करोगे तो रोटेट नहीं करेगा। बात समझ में आई, ये डायग्राम क्लियर है हाँ या नहीं। Yes, sir. फॉर्मूला में जो मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लिखा था वो गलत था, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होना चाहिए फॉर्मूला। तो मैं ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस अब क्लियर हुआ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
हाँ, Yes, sir. Yes, sir. अब मैं एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ जहाँ पे दोनों सेम रहेंगे, उस डायग्राम में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लाइन ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस सेम रहेगा। कैसे बनेगा वो? मैं सेम पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा, बस उसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगा फोर्स। अब मेरा जो फोर्स एक्ट करेगा वो ऐसा एक्ट करेगा, टेंजेंट की तरह, ऐसे फोर्स एक्ट कर रहा है। और पिवट पॉइंट पिछली बार वाला ही रखते हैं, सेंटर पे रखते हैं पिवट पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कौन सा हुआ? फिर से यही पॉइंट हुआ, ये पॉइंट पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हुआ। बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा? इस सेंटर से इसके लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका लाइन पहले कंप्लीट ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन इसका, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है तुमको यहाँ से? Radius. रेडियस के इक्वल होगा। ऐसे केस में ये रेडियस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स ही रहेगा, जो कि मोमेंट ऑफ फोर्स नॉट जीरो आएगा। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करने से मोमेंट ऑफ फोर्स चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है। किसी और एंगल पे डालेंगे तो लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ और निकलेगा। बात समझ आ रही है? Yes, sir. अगर मान लो मैं एक और केस बनाऊँ, इसी टाइप का सिमिलर सा एक डायग्राम बना दूँ, ये भी इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो तो जीरो ही रहेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रेडियस के इक्वल ही रहेगा, सॉरी। बट ये कुछ ऐसा टेढ़ा सा लाइन बना दिया मैंने। अब सेंटर से कितना डिस्टेंस पे ये, इसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेंटर से कितना डिस्टेंस है? Radius के बराबर. क्योंकि अब फिर से टेंजेंट के ऐसा ही बना है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हमें लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को देख करके वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। उस स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, जो पिवट पॉइंट है, वहां से निकालना होता है, ना कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सोचना बहुत ही गलत है, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी सोचते हैं। इस गलतफहमी में मत रहना, ठीक है? आगे बढ़े। ये डाउट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट डाउट देखते हैं। नेक्स्ट डाउट कौन सा है? 13th क्वेश्चन सबको क्लियर है? अगर एक नॉन रिजिड बॉडी है, मतलब रिजिड रखा है, नॉन रिजिड रखा है, नॉन रिजिड रखा है, नॉन रिजिड बॉडी, उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या क्या हो सकता है उसके साथ? तो वो सब चेंज होगा। सब कुछ हो सकता है, उसका स्टेट शेप को भी चेंज कर सकता है, बिकॉज वो नॉन रिजिड है। रिजिड बोलेंगे तो शेप चेंज नहीं हो पाएगा, नॉन रिजिड तो शेप भी चेंज हो सकता है, और अगर रुका हुआ है तो उसको मूव करवाना स्टार्ट कर सकता है, उसको घुमाना शुरू कर सकता है, फोर्स कुछ भी कर सकता है। इट कैन चेंज shape, it can change the state of translational motion, it can change the state of rotational motion. All of the above is correct. ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये तो फोर्स का बेसिक डेफिनेशन ही है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स इन जनरल शेप ऑफ बॉडी को चेंज कर सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है, रोटेशनल मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर स्पेशल केस की रिजिड बॉडी रहेगा तो शेप को चेंज नहीं कर पाएगा, रिजिड बॉडी का शेप चेंज नहीं हो पाता। ओके, लास्ट दो क्वेश्चंस। हाँ सुरभि, अगर डाउट्स क्लियर है तो लीव कर सकती हो। केमिस्ट्री में कोई डाउट नहीं है? No, sir. हम last में ही कर लिए थे clear. चलो 14th एंड 15th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं जरा, कैसे इसको सॉल्व करना होता है। तो तुम्हारे पास बताया गया है कि एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, यूनिफॉर्म मीटर रूल। किस पॉइंट पे फिक्स किया गया है इसको? फलक्रम या फिर पिवट पॉइंट जिसको कह सकते हैं, वो कौन सा पॉइंट है? 58 सेंटीमीटर मार्क, मतलब एक्जैक्टली 1 मीटर लॉन्ग है। मीटर रूल कहने का मतलब 1 मीटर लॉन्ग है। उसका सेंटर कहाँ पे होगा? कितने सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर पे सेंटर आ रहा होगा उसका। अब इसको फिक्स किस पॉइंट पे किया गया है? 58 सेंटीमीटर। ये पॉइंट पिवट पॉइंट रख दिया गया, इस पॉइंट पे इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। अब ये रॉड इसी पॉइंट के अबाउट घूमेगा, बिकॉज इसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। इस पे फोर्स कौन कौन सा एक्ट कर रहा है? कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे इसके ऊपर? एक तो उसका वेट, उसका वेट कहाँ पे एक्ट करेगा? वेट ऑफ बॉडी 10 GF है। बताना जरा, वेट कहाँ पे एक्ट करता है? 50 सेंटीमीटर में करेगा। वेट हमेशा उसके सेंटर पे एक्ट करता है। तो वेट जो भी वैल्यू है, 10 GF वैल्यू है, वो उसके सेंटर पे एक्ट करता है। और कुछ और भी सस्पेंड किया गया है, 20 GF का वेट एक और सस्पेंड किया गया एट 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर वाला मार्क को ढूंढते हैं, यहाँ कहीं 42 सेंटीमीटर वाला मार्क होगा। इस पे कितना वेट लगाया गया? 20 GF यहाँ पे हैंग कर रहा है, तो वो डाउनवर्ड्स ही हमेशा वेट एक्ट करता है। क्या हम लोग इन दोनों का
कंबाइंड मोमेंट निकाल सकते हैं, इन फोर्सेस का मोमेंट निकाल सकते हैं क्या? ट्राई करते हैं। मोमेंट ऑफ वेट कितना होगा इसका? पहले मोमेंट ऑफ 10 GF निकाल के देखते हैं। कैसे निकालेंगे? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा? जिस पॉइंट पे फिक्स किया उसी के अबाउट घूमना चाहेगा वो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह एक्ट करेगा। फोर्स की वैल्यू 10 GF, एंड यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? इसका लाइन ऑफ 8 centimeter. 8 सेंटीमीटर। कितनी बन जाएगी ये वैल्यू? 80 GF सेंटीमीटर, 80 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। कोई डाउट? ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? जरा देख के बताना। ये जो घुमाएगा ऑब्जेक्ट को, ये घड़ी की तरह घुमाएगा या उसको अपोजिट घुमाएगा? क्या लगता है तुम लोगों को देख के? ये जब घुमाना चाहेगा ऑब्जेक्ट को इस पिवट पॉइंट के अबाउट, तो कैसा घुमाएगा? नीचे लेके जाएगा थोड़ी देर के बाद? ये ऐसा घूमना चाह रहा है। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज। और मोमेंट ऑफ निकालना है हमें 20 GF, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? अबाउट द पिवट पॉइंट हमेशा निकालते हैं, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन या अबाउट द पिवट पॉइंट, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स की वैल्यू 20 GF मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसकी वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है तुमको? 42 और 58 के बीच में कितना होगा डिस्टेंस? 58 माइनस 42 कर लो, कितना डिफरेंस है इनके बीच में? 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो ये आ जाएगा 320 GF सेंटीमीटर, 320 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है? ये भी ऐसे ही घुमा रहा है, नीचे Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे, टोटल मोमेंट निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, 400। वैल्यू ऐड हो जाएगी। 80 प्लस 320 दैट विल बी इक्वल टू 400 GF सेंटीमीटर। और कौन सा डायरेक्शन? क्या सेंस होगा? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। वेरी करेक्ट। इसमें कोई डाउट किसी को? टोटल मोमेंट कैसे निकालते हैं, इसमें कोई डाउट? बता दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. अब इसके अगले वाले पार्ट में क्या करने को बोला है? बोला कि इसको बैलेंस करना है। ये ऑलरेडी बहुत सारा वेट लटक चुका था उसके ऊपर, अगर सिंपली ऐसे छोड़ देंगे तो ये अगर सिंपली ऐसे वेट लटका के छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा तो रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ पे एक और वेट लटकाना है ताकि वो एग्जैक्टली ऐसा रहे, स्ट्रेट रहे, मूव ना करे। अबाउट कौन सा पॉइंट? अबाउट 58 सेंटीमीटर रोटेट करने की टेंडेंसी है इसकी। दो फोर्सेस ऑलरेडी हमारे पास मार्क्ड था क्वेश्चन में, कौन कौन सा? एक 50 सेंटीमीटर पे था 10 GF, और 42 सेंटीमीटर पे था 20 GF। अब यहाँ पे हमें एक और वेट हैंग करना है, हमें पता नहीं, उसकी वैल्यू 25 GF दे रखी है, 25 GF। वो किस साइड डालेंगे हम लोग? इसके लेफ्ट में डालेंगे या राइट में डालेंगे? बताओ जरा। 58 सेंटीमीटर के लेफ्ट में डालना चाहोगे या राइट में डालना चाहोगे? Right. लेफ्ट में डालेंगे तो ऐसे ही बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो राइट में बैलेंस करने के लिए डालना होगा। कितने दूर पे हमें पता नहीं, कितने दूर पे रखना है उसको, ये हमें डिस्टेंस डी नहीं पता है कितने डिस्टेंस में लगाना, लेकिन ये पता है कि राइट में हमें 25 GF पुट करना चाहिए। अब वो डिस्टेंस निकालते हैं वैल्यू। लेफ्ट वाले का मूवमेंट कितना आ चुका था? टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आ चुका है ऑलरेडी हमारे पास? टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गया है 400 GF सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज वाला उसके इक्वल होगा तभी बैलेंस कर पाएगा। टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होना चाहिए? 400 GF. एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। रिक्वायर्ड इतना है, रिक्वायर्ड दैट इज 400 GF सेंटीमीटर।
और वो किसके कारण होगा? वो 25 GF के कारण होगा. दैट मीन्स 25 GF multiplied by the distance, that should be equal to 400 GF centimeter. डिवाइड करेंगे तो GF कट जाएगा. D की वैल्यू आ जाएगी 400 अपॉन 25, इतने सेंटीमीटर्स आ जाएंगे वैल्यूज. ठीक है, इसको कैलकुलेट करो तो 16 आ जाएगा वैल्यू. मतलब डिस्टेंस 16 आना चाहिए. फ्रॉम 58 16 आगे जाना चाहिए. 58 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 74 सेंटीमीटर मार्क पे इसको पुट करना चाहिए. 74 सेंटीमीटर आंसर. ओ, आ गया समझ? Yes, sir. Yes, sir. अब किसी को प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में? मैथ्स फिजिक्स का सेक्शन का टाइम काफी ज्यादा लग चुका है. केमिस्ट्री में भी डाउट है? केमिस्ट्री भी डिस्कस करना है? हाँ सौम्या बोलो. हैंड रेज. केमिस्ट्री में भी डाउट है? देखते हैं जरा केमिस्ट्री के डाउट्स. केमिस्ट्री वाले टॉपिक का नाम क्या था? पीरियोडिक टेबल. हाँ रुक जा, सारे क्वेश्चंस देख लेंगे एक बार. जो डाउट्स हैं तुम्हारे, डाउट्स बताते जाना कि डाउट्स कौन कौन से. इसमें इतने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट कर दिया, इतने तो स्टूडेंट्स थे ही नहीं अपने पास. 46 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया इसको. दिए थे ना. ये वाला पूरा बटा है अच्छे से, मतलब लिंक इसका. चलो इसमें कौन से क्वेश्चन में डाउट है तुम लोगों का? जरा डाउट्स पूछते जाना अपने. ओल्ड नोटेशन न्यू नोटेशन तो क्लियर है, या इसमें किसी को डाउट है ओल्ड नोटेशन न्यू नोटेशन में? क्लियर है? पूछना है किसी ने? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड दोनों सेम टाइप के थे. पीरियड और ग्रुप निकालने वाले क्वेश्चंस फिर आ जाएंगे इसके बाद. पीरियड ग्रुप वाले में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई थी इस क्वेश्चन में. 15 इलेक्ट्रॉन्स लाई करने वाली बात की गई है, तो उससे तुम निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो पीरियड एंड ग्रुप? तुम कंफर्म हो कि नहीं निकाल सकते? तुम जो निकालोगे उसमें डाउट रहेगा. डाउट क्यों रहेगा? ये हम जो निकाले तो गलत था, तो बता दीजिए. यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन दोबारा पढ़ना. थर्ड में बोला सर एक में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, एक में प्रोटॉन दिया हुआ था. एक में प्रोटॉन दिया था, एक में इलेक्ट्रॉन दिया था. एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है ये पता है? प्रोटॉन नंबर ऑफ नहीं, सॉरी प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन नहीं. एटॉमिक हाँ नंबर इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. है. पढ़े. प्रोटॉन्स होता है. प्रोटॉन्स के इक्वल होता है एटॉमिक नंबर, और मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो सब कुछ न्यूक्लियस से डिसाइड होता है. कौन सा एलिमेंट है उसकी पहचान उसके न्यूक्लियस से होती है. एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन एक सेकंड. नहीं है. अगर नियन का एटॉमिक नंबर 10 है ना, किसका? नियॉन कहाँ? तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? रुक जाइए, 10. एक बात हम बताते हैं. हम लिख रहे हैं, ठीक है, मेरा खराब है बेसिक. ठीक है, हम मानते हैं पढ़े एक बार जरा नहीं हैं, Cl तो माइनस ठीक लिखते हैं. ठीक है, Cl माइनस. है. Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा? Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है तुम लोगों को? 17. 17. आइडियली अगर देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले देख लेते हैं. प्रोटॉन्स कितने आएंगे इसके अंदर? अगर एटॉमिक नंबर 17, दैट मींस प्रोटॉन्स भी 17 होगा. ओके, न्यूट्रॉन की बात अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, हमें उसकी तुरंत जरूरत नहीं है अभी. इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसके अंदर? अगर Cl माइनस लिख रहे हैं तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस इसके पास, तो मतलब इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 18. इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग उसके एटॉमिक नंबर के बारे में. अगर न्यूट्रल नहीं पता है, ये तो हाँ वही, मतलब न्यूट्रल में होता है. अगर कहीं स्टेटमेंट में लिखा हो कि न्यूट्रल एटम की बात कर रहा है तो फिर तुम निकाल सकते हो उसको इक्वल रख के. बट अगर कुछ भी नहीं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता है कि कहीं पे किसी एलिमेंट के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो तुम बता नहीं सकते हो कि वो किस
फिर ग्रुप में लाई करेगा। इसे ग्रुप के बारे में बताना पॉसिबल है। क्वेश्चन 3 का सेकंड ऑप्शन है क्या आंसर? इसका ऑप्शन है 3 का। 3 में देखो तुम्हारे पास हम्म। 15 के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 285 हाँ, तो पीरियड 3 हो गया। पीरियड 3 एंड शेल कौन सा हो जाएगा? 5 ग्रुप ना 5 फिर हाँ सॉरी ग्रुप निकालना है अगर शेल से 5 जाता है, शेल 3 हो गया तो 15 पीरियड भी 3 हो गया। ग्रुप ग्रुप में तुमको ध्यान रखना है कि तुम कौन से टाइप से लिखना चाहते हो। ग्रुप के 2 नोटेशन, एक ओल्ड नोटेशन एक न्यू नोटेशन। हाँ, ये कहाँ पे दिया हुआ है? हमने एक्चुअली पूरा बुक पढ़े नहीं, हम कुछ नहीं पढ़े बुक से, हम बस जो ट्यूशन में थोड़ा बहुत सुने थे। बुक को दोबारा एक बार अच्छे से पेज को देख लेना, जो पेज नंबर दिए हुए नहीं हैं। मतलब हम खोले थे बुक, लेकिन हमको ओल्ड नोटेशन न्यू नोटेशन कहीं पे दिखा नहीं। एग्जाम बहुत देते वक्त नहीं खोले थे, उसके बाद खोले थे। एक बार दोबारा देख लेना, मिल जाएगा तुमको, उसका पेज नंबर बता देंगे अगर नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, तो आप ओल्ड बता दीजिए ना तो। क्या पेज नंबर तुम्हारे बुक से मेरा बुक का मैच नहीं करेगा, 4th या 5th पेज में शायद दिया होगा। कोई बता सकता है कहाँ ठीक। पेज नंबर पे? अदरवाइज मेरे पास पीडीएफ पड़ा है, उससे हम देख के बता देंगे तुमको तुम्हारे बुक में क्या पेज नंबर है इसका। ठीक है, तो मेहनत। हम्म। अच्छा, तो ग्रुप नंबर अगर ओल्ड में दिखते हैं तो अगर आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहे तो दैट मीन्स 5A होना चाहिए इसका ओल्ड नोटेशन के हिसाब से। रोमन नंबर्स में 5 और साथ में A। बट अगर न्यू नोटेशन में लिखेंगे तो इसका नंबर क्या दिया गया न्यू नोटेशन में? न्यू नोटेशन में इसका नंबर दिया गया 15। सिंपल में 5 नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत हो जाएगा। तो हमें पीरियड 3 एंड ग्रुप 15 लिखना होगा। ठीक है, पीरियड 3 एंड ग्रुप 15 हाँ, न्यू नोटेशन मतलब दिया हुआ है क्या? मतलब सबका ग्रुप हाँ नंबर दिया हुआ है हाँ, ग्रुप नंबर नोटेशन दिया में? हुआ है, अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो या कि ऐसा कुछ है कि 10 अगर उसमें बढ़ा देंगे तो न्यू नहीं नोटेशन हो नहीं, जाएगा? ऐसे नहीं सबका दिया हुआ है। अगर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से निकालना है, मान लो अगर सपोज करो, तो अगर किसी में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, उसका जो ग्रुप नंबर होगा ओल्ड वाले के हिसाब से हो जाएगा 1A और न्यू वाले के हिसाब से हो जाएगा सिर्फ 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हो जाएगा 2A या फिर सिंपल 2। फिर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में मिल रहा है तो वो 3A, लेकिन यहाँ से 13 होना स्टार्ट हो जाता है। 3A या फिर 13, 4A या फिर 14, 5A को बोलते हैं 15, 6A को बोलते हैं 16। 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में अगर 16 हो जाएगा या फिर 6A लिख सकते हो उसको। 7 इलेक्ट्रॉन्स तो 7A लिख सकते हैं या फिर 17 लिख सकते हैं। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड एज 18 ग्रुप और 0 ग्रुप। जो नोबल गैस वाला उसको 18 ग्रुप बोलते हैं या फिर 0 ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा लाइक किया? ये 5 वाला है 15। ठीक है, इसके बीच में जो ग्रुप छूट गया, कौन सा ग्रुप छूट गया? ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक। अपने बुक में पीरियोडिक टेबल को ओपन करके देखना, ये जो ग्रुप्स है ये कौन से एलिमेंट्स? ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन। जो हमें पढ़ना नहीं है, तो इससे क्वेश्चन कभी तुम्हारे एग्जाम में आएंगे नहीं। और ये सारे जो नंबरिंग्स है ना वो 1B 2B ऐसे नंबर्स हैं इसके, इसमें सारे B वाले आते हैं, तो वो हमें स्टडी नहीं करना, ये कभी आएगा ही नहीं। तुम्हें सिर्फ ये वाले ग्रुप्स याद रखने हैं। 1 को 1A बोलते हैं रोमन नंबर्स में, 2 2A, 3A 13 बन जाता है, 4A का 14 बन जाता है, 5A का 15, 6A का 16, 7A का 17, 18 या फिर 0 ग्रुप। क्या ये ठीक है? ओल्ड न्यू नोटेशन। अर्जुन कुछ बोल रही हो? यस सर। क्लियर? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रिक था। ट्रिक ये था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताना जो है ना, अगर डाटा इनएडिक्वेट ऑप्शन दिया हुआ है तो डाटा इनएडिक्वेट बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन से हम लोग बता नहीं सकते। हम लोग को एटलीस्ट कुछ ना कुछ बताना चाहिए कि न्यूट्रल है या ना न्यूट्रल बोला है ना, उसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बारे में कुछ आइडिया, कुछ नहीं था हमें, तो हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो फिर तुम्हारे पास पीरियड 3 और ग्रुप 15 वाला ऑप्शन को तुम टिक कर सकते थे, तब वो बेस्ट ऑप्शन होता। बट यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा? डेटा इनएडिक्वेट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन से बताना कंफर्म नहीं करता। 15 इलेक्ट्रॉन कैसे बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है 15 इलेक्ट्रॉन का दिखाते हैं एक बार। कहाँ कहाँ 15 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? मान लो फॉस्फोरस एटम रहेगा, 15 इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके पास। अब बात करते हैं सल्फर का, लेकिन सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम लोग?
बाहर निकाल लेंगे तो S+ हो जाएगा। सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके पास, 16 से एक बढ़ गया तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दे देंगे तो क्या हो जाएगा उसके पास, 15 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 17 से 2 निकाल लिए तो 15 इलेक्ट्रॉन्स वो भी हो जाएगा। कैसे भी हम लोग बना सकते हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स, ये 15 इलेक्ट्रॉन्स लिखना था, गलती 17 लिखा गया। 17 पहले होता है, उससे 2 निकाल देंगे तो 15 बच जाएगा। 15 होने से हम लोग उसका बता नहीं सकते कि एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है उसके प्रोटॉन्स से कि उसके प्रोटॉन्स कितने हैं। क्या ये सारी बातें क्लियर है? हाँ Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन का बेसिक क्लियर है? सिर्फ वो क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए किया गया था, अदरवाइज ऐसा कुछ आता है नहीं। और बोलो, और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? जिस क्वेश्चन में ज्यादातर लोगों को डाउट हो पूछ लो। बताओ क्वेश्चन नंबर जिसमें डाउट हो। किसी को क्वेश्चन नंबर पता नहीं है एक्चुअली। फिफ्थ क्वेश्चन में देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एन शेल, ये तो निकाल लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम? किस पीरियड नंबर पे, किस ग्रुप नंबर पे निकालना आता है? एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। सर वो एसिडिक ऑक्साइड, सर वो एसिडिक ऑक्साइड वाले में दिक्कत है। एसिडिक ऑक्साइड वाले में दिक्कत है, तुमको तो नहीं होना चाहिए था प्रजता। क्या क्वेश्चन है? एसिडिक क्वेश्चन, ऑक्साइड वाले क्वेश्चन में बहुत लोग गलत किए हैं, एक बार उसको पहुंचते हैं वहां तक। हाइड्राइड ऑक्साइड वाला ये क्वेश्चन जो है 14, 15, 16, 17, 10 में भी डाउट है सौम्या को। एक सेकंड रुक जाओ, 10th को भी एक बार डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 10th में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बुक को अच्छे से पढ़ो, बुक में सारा कुछ दे रखा है कि लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये गलत होता है। दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स के लिए टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन। ये पहला स्टेटमेंट गलत था, बिकॉज दे आर नॉट कॉल्ड एज ट्रांजिशन, दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके बारे में सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10th बोली, बताओ कौन सा क्वेश्चन? ये सारा बुक के स्टेटमेंट से ही मैच कर जाएगा, ठीक है ना? ये दोनों स्टेटमेंट गलत था, ये वाला स्टेटमेंट का लास्ट कोई बात नहीं, हो जाता है गलती से मिस्टेक। बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है? ये सारे डायरेक्टली बुक के स्टेटमेंट्स पे ही सारे क्वेश्चंस थे। चलो किसी को अगर इंडिविजुअली को डाउट रह जाएगा तो अलग से पूछ लेना। जो मेजर मेजर डाउट्स हैं उसको पहले कवर कर लेते हैं। 14th क्वेश्चन में डाउट्स बहुत लोगों का था कि हाइड्राइड वगैरह के बारे में। तो हाइड्राइड का मतलब क्या है? कंपाउंड विथ हाइड्रोजन। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड विथ हाइड्रोजन जो फॉर्म हो रहा है उसको हाइड्राइड बोलते हैं। तो ग्रुप 1 मतलब कौन सा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका जो कंपाउंड बनेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। मान लो NaH कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड किस टाइप का तुमको लगता है होगा? आयनिक होगा या कोवैलेंट होगा? आयनिक कोवैलेंट का मतलब पता है ना? आयनिक वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और कोवैलेंट वाले में शेयर करता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या फिर शेयर करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट या शेयर? डोनेट। Yes. वो लूज करना चाहता है इलेक्ट्रॉन। सोडियम बहुत ही अच्छा मेटल है, ठीक है। 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका 1 लूज करेगा तो नोबल गैस जैसा बन जाएगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, इसलिए इसको बोलेंगे आयनिक हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन अपने वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हीलियम जैसा बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज आयनिक हाइड्राइड। और ये बुक का सोर्स तुमको बता देंगे क्वेश्चन कहाँ से आया है। एक्चुअली तुम्हारे जनरली ICSE बोर्ड में 90% स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं कौन सा बुक? 90% स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं कॉन्साइज केमिस्ट्री। बट हैं कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, 7 to 8% स्कूल्स जो फॉलो कर रहे हैं विराव जे दलाल। तो बच्चे 3 से 2% क्या फॉलो कर रहे हैं? वो रिमेनिंग बुक्स और भी ऑथर के आते हैं, तो इंडिविजुअली जहाँ पे जिसकी मार्केटिंग अच्छी है। बट विराव जे दलाल, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया कि इसे क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लो।
तो उसमें स्पेशली 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए थे, उस पर मैंने क्वेश्चन सेट कर दिया। ये वाला विराव जी दलाल के बुक में क्वेश्चन था। बिशप स्कॉट में ये बुक चल रहा है रांची में, और लोरेटो में चल रहा है ये बुक, और चंडीगढ़ में बहुत सारे स्कूल्स में चल रहा है, 2-3 स्कूल्स में चल रहा है। बड़ा बेकार बुक है, बट चलो क्या कर सकते हैं। ये आयनिक हाइड्राइड वाला पॉइंट समझ में आया कि आयनिक हाइड्राइड क्या होता है? ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक से एक तरीके से बाहर था। टेम्पररी हाइड्राइड नाम का कोई चीज नहीं होता, बस ऐसे ही पूछ दिया गया। टेम्पररी हाइड्राइड का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब पता है सौम्या? आयनिक का मतलब क्या होता है? आयनिक का मतलब क्या है, कोवेलेंट का मतलब क्या है? NaCl में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में? बताओ सौम्या। सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाता है, ये हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं आयनिक। सोडियम जब भी बॉन्ड बनाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन चाहिए तो है ही नहीं उसको। 281 वो इलेक्ट्रॉन लेके करेगा क्या? उसको इलेक्ट्रॉन देना है। आई बात समझ? सोडियम के सारे कंपाउंड जो होंगे वो सारे आयनिक कंपाउंड्स होंगे। जो NaH होगा वो कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक या कोवैलेंट? सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, सोडियम के पास बचेगा 28, Na+ हो जाएगा वो, और हाइड्रोजन का H- बन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2 बन जाएगा उसमें। ये आयनिक कंपाउंड है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, दिस इज आयनिक हाइड्राइड। सोडियम वाला जो होगा वो आयनिक हाइड्राइड होगा, बिकॉज सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, Na+ बनता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H- बनता है। जो आयंस बन रहा है दैट मीन्स आयनिक हाइड्राइड। ठीक है सौम्या? मेटल नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड होता है उस टाइप का कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहा है इस रिएक्शन में। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रुप 17 वाला फॉर्म करेगा तब क्या होगा? ग्रुप 17 क्या इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या नहीं कर सकता? हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ग्रुप 17 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा एक। ग्रुप एक्सेप्ट 17 करेगा। मतलब नॉन मेटल से सारे क्लोरीन वगैरह, फ्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन हैलोजन, करेक्ट। तो वो क्या करेंगे, लेंगे। और HCl, HBr, HI की बात करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चाहिए, एक क्लोरीन को चाहिए, तो क्या करेंगे वो आपस में? दे विल शेयर। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ये सारे के सारे हाइड्राइड्स किस टाइप के होते हैं? HCl, HBr, HI, ये कोवैलेंट होते हैं, बिकॉज शेयरिंग होती है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या? अच्छा क्वेश्चन। ऐसा जैसा बता रहे। आयनिक कोवैलेंट आता है, आयनिक कोवैलेंट ऑक्साइड हाइड्राइड आता है। ये जो ऑक्साइड होगा, मान लो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में जो ऑक्साइड बनेगा वो आयनिक होगा या फिर कोवैलेंट होगा, बता सकते हो? अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो फिर वो आयनिक कंपाउंड बनेगा या फिर कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा? मतलब एक मिनट। ग्रुप 2 एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? आयनिक बनेगा, बिकॉज एक मेटल एक नॉन मेटल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वहां। ये क्वेश्चन चैप्टर 1 में जनरली दिया होता है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो जनरली ये क्वेश्चन चैप्टर 1 में दिया होता है। ऐसे चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, बट ये क्वेश्चन जनरली चैप्टर 1 के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, ये मान सकते हैं कुछ हद तक ये क्वेश्चन चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट को यूज कर, बट इनडायरेक्टली ये मेटल नॉन मेटल को यूज करा तो यहाँ पे आ सकता है। ग्रुप वाइज बात करें, किस ग्रुप का कैसा बिहेवियर है उसकी बात करें। हो गया? अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें तब सेकंड चैप्टर का होगा, बट अगर पूरे ग्रुप की बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो फिर ये पीरियोडिक टेबल से कनेक्टेड है। काव्या क्या क्वेश्चन पूछो, समझ में नहीं आया? दो नॉन मेटल क्या फॉर्म करता है? सर जैसे आप अभी बोले ना कि एक नॉन मेटल और नॉन मेटल होगा तो आयनिक करेगा। नहीं, मेटल एंड नॉन मेटल, एक मेटल एक नॉन मेटल होगा तो फिर आयनिक करेगा। सर अगर दोनों नॉन मेटल होगा तो तो वो कोवैलेंट करेगा, वो आपस में शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन को।
क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई देने वाला है नहीं, तो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, ओके सर। वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और ऐसे अगर देखो तो अगला क्वेश्चन जो है 16th एंड 17th, वो क्वेश्चंस एसिड बेसिस सॉल्ट से कनेक्टेड है। ये थोड़े से क्वेश्चन होता है ना, डिफिकल्ट करने के लिए बस डाला गया है। ठीक है, ये डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करता। जैसे किसी नॉन मेटल का ऑक्साइड रहेगा तो कैसा रहेगा बिहेवियर में, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक, बताओ जरा। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल कैसा होगा, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, हमेशा ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल हमेशा बिहेव करता है लाइक एसिडिक, और ऑक्साइड ऑफ मेटल जनरली कैसा बिहेव करता है, इट जनरली बिहेव्स एज बेसिक। उसको पानी में मिलाने से कोई बेस या अल्कली बनता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो उससे एसिड बनता है, लाइक HCl, ये सब है ना। सॉरी HCl नहीं, अगर उसकी बात करें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनको पानी में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको पानी में मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, HCl ऑक्साइड थोड़ी हुआ। HCl ऑक्साइड अच्छा बोल दिए, हाँ ठीक ऑक्साइड है, से थोड़ा लेट प्रोसेस हुआ। कोई नहीं। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये सबको अगर पानी में मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इन सबको पानी में मिलाने से एसिड्स बनते हैं, क्योंकि सारे के सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, इनको पानी में मिलाने पर एसिड बनते हैं। ये जनरल बिहेवियर है। जनरल बिहेवियर किसका, ग्रुप 17 का। ग्रुप 17 के ऑक्साइड्स को पानी में मिलाने से एसिड बनता है, और ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स को पानी में मिलाने से क्या बनता है, बेस बनता है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 से ऑक्साइड को पानी में मिलाएंगे तो बेस बनेगा। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को पानी में मिलाने से वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक, उससे पानी बेस बनता है। और जो लास्ट वाले 16 17 उनका ऑक्साइड रखेंगे तो क्या बनेगा, वो ग्रुप 16 या ग्रुप 17 का ऑक्साइड, तो दैट विल बी एसिड। क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है, इसमें कोई डाउट। सौम्या कुछ मैसेज आया हुआ था, एक बार देख लेते हैं। हाँ सौम्या, तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर है, करेक्ट है, मेटल प्लस नॉन